अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास चैप्टर है प्रोटेक्शन का, जिसमें हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं, जिसमें है हमारे पास गोल्स ऑफ प्रोटेक्शन, उसके प्रिंसिपल्स, किस डोमेन में है वो प्रोटेक्शन, और एक्सेस मैट्रिक्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स, एक्सेस कंट्रोल, रेवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट्स, कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम और लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, जिसमें हम लोग कुछ गोल्स को डिस्कस करेंगे और प्रोटेक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद वो हमें उसमें बताएगा कि जो हमारे पास प्रोटेक्शन की डोमेन है वो एक्सेस मैट्रिक्स से किस तरह से कंबाइन की गई है, कि एक प्रोसेस को जो उसने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं वो किस तरह से एक्सेस कर रहा है, और उसमें हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी और जो लैंग्वेज बेस्ड प्रोटेक्शन है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। गोल्स में हमारे पास ये चीज़ें आती हैं कि एक प्रोटेक्शन मॉडल में कंप्यूटर जो होता है उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या तो वो हार्डवेयर होते हैं या फिर वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जो हमारे पास हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास सीपीयू आ सकता है, मेमोरी आ सकती है, प्रिंटर्स, डिस्क एंड टेप ड्राइवर्स आ सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास फाइल्स आ सकते हैं, प्रोग्राम्स आ सकते हैं, सीमाफोर्स वगैरह आ सकती हैं। अब जो each object has a unique name and can be accessed through a well defined set of operations। एक जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास उसका एक यूनिक नेम होता है और उसमें बहुत सारी ऑपरेशंस होती हैं, मतलब जो एक्सेस राइट्स होते हैं, जो प्रोसेस उसको एक्सेस करता है। अब प्रोटेक्शन प्रॉब्लम हमारे पास ये काम करती है, वो हमें इंश्योर करती है कि जो ऑब्जेक्ट जो है, प्रोसेस ने जो ऑब्जेक्ट एक्सेस किया है वो उसने करेक्टली एक्सेस किया है, और क्या उसी प्रोसेस ने उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है जिसको अलाउ किया गया था कि वो उसको एक्सेस करे, मतलब जो उसकी नीड्स हैं क्या वो उसी को एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं प्रोटेक्शन के। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है हमारे पास लीस्ट प्रिविलेज का। अब लीस्ट प्रिविलेज का जो प्रिंसिपल है वो ये काम करता है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं उनके पास जिन्होंने रिसोर्सेज को एक्सेस करना है कुछ, उनके पास ना जो उनकी नीड होगी उनको उसी बेस पर जो है उनको सारे प्रोसेसेस दिए जाए, उनको सारे एक्सेसेस दिए जाएंगे, उनको इनफ रिसोर्सेज दिए जाएंगे जितने उनको चाहिए होंगे। अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो उसमें जो उसकी लिमिट है वो डैमेज हो जाएगी। वो हमारे पास स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक हो सकते हैं, मीन डोमेन स्विचिंग हो सकती है, एक डोमेन से दूसरी डोमेन में वो लोग स्विच कर सकते हैं। और प्रिविलेज की एस्केलेशन भी हो सकती है, मतलब अगर हमें उसको प्रिविलेजेस ज़्यादा देने पड़े तो वो हम उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं। और इसी तरह से उसमें हमारे पास ग्रेन का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें दो तरह के चीज़ें हैं, एक होता है रफ ग्रेन जिसको हम कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, और एक होता है फाइन ग्रेन। जो रफ ग्रेन हमारे पास काम करता है वो ये होता है कि इसमें जो कोड होता है वो ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कोड होता है, लेकिन जो फाइन ग्रेन होता है उसमें कोड जो होता है वो कम होता है। आरबीएसी रोल बेस आरबीएसी में हमारे पास एक्सेस कंट्रोल है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, जिसमें लीस्ट प्रिविलेज होती है, मतलब उसमें जो कोड होता है वो स्मॉल होता है, वो यूज होता है, और जो यूनिक्स है हमारे पास वो लार्ज अमाउंट ऑफ कोड जो है उस पर काम करता है। और जो डोमेन होता है वो हमारे पास या वो यूजर भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है, मतलब जो सा प्रोसेस है किसने क्या एक्सेस करना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो डोमेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि प्रोसेस किस तरह से एक्सेस राइट लेता है सारे। अब जिस प्रोसेस ने एक्सेस राइट लेने हैं एक डोमेन में, वो पहले उस रिसोर्स का नेम हमें बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट का नेम क्या है और उसने क्या एक्सेस राइट्स लिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है कि एक ऑब्जेक्ट O3 था, उसके पास कुछ एक्सेस राइट्स थे, और वो या तो हमारे पास या रीड था या फिर हमारे पास वो राइट था। सिमिलरली एक O1 ऑब्जेक्ट है, उसने जो एक्सेस राइट्स लिए हैं वो या रीड है या वो राइट है। और यहाँ पर ये दो डोमेन्स एक्स्ट्रा है, मतलब इनकी एग्जांपल दी गई है कि जो O2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके पास जो एक्सेस राइट है वो है राइट, और जो O3 है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक एग्जीक्यूट का एक्सेस राइट मिल रहा है उसको, और एक को जो है वो रीड का एक्सेस राइट मिल रहा है। अब O4 एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डोमेन 2 में भी यूज हो रहा है और डोमेन 1 में भी, मतलब डोमेन 2 के जो प्रोसेस है वो इसे एक्सेस कर सकता है, और जो डोमेन 3 का प्रोसेस है वो भी इसे एक्सेस कर सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर डोमेन की इम्प्लीमेंटेशन है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करता है।
डोमेन हमारे पास इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करता है कि जब किसी फाइल ने एग्जीक्यूट होना आता है तो वो उसकी यूज़र आईडी को ऑन कर देता है, उसकी यूज़र आईडी को सेट यूज़र आईडी उसकी ऑन हो जाती है, और जब वो उसमें फ़ाइल की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो उसकी यूज़र आईडी को रीसेट कर देता है। अब ये दो तरह की डोमेन स्विचिंग होती है इसमें, या तो वो पासवर्ड के थ्रू होती है या फिर हमारे पास कमांड्स के थ्रू होती है। अब पासवर्ड के थ्रू वो इस तरह से होती है कि su कमांड टेम्परेली स्विचेस टू अनदर यूज़र डोमेन एंड अदर डोमेन्स पासवर्ड प्रोवाइडेड। एसयू कमांड हमारे पास ये काम करती है कि टेम्परेली वो स्विच कर जाती है एक डोमेन से किसी दूसरे यूजर के डोमेन में, अगर उसको पासवर्ड प्रोवाइड किया जाए तो। पासवर्ड अगर उसको प्रोवाइड किया जाए तो वो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जा सकती है और उसमें जाके एग्जीक्यूशन कर सकती है। लेकिन जो हमारे पास वह कमांड्स होती है वो इस तरह से काम करती है कि सुडो कमांड हमारे पास काम करती है उसमें एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाकर वो एग्जीक्यूशन कर सकती है, किसी कुछ कमांड्स की जाकर वहां पर एग्जीक्यूशन कर सकती है अगर ओरिजिनल डोमेन में उसका पासवर्ड और उसको वो प्रिविलेज गिवन हो। तो ओरिजिनल डोमेन में अगर उसको पासवर्ड दिया जाएगा और उसके पास वो प्रिविलेज होगा कि वो किसी दूसरे डोमेन में जाके काम कर रहे हैं तो वो उसमें जाके एग्जीक्यूशन कर सकती है। ऊपर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाके स्विच हो जाती है अगर उसको पासवर्ड प्रोवाइड किया जाए तो। इसके बाद हमारे पास डोमेन इम्प्लीमेंटेशन है मल्टिक्स में। मल्टिक्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि हमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब इसमें एक एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाई गई है कि एक हमारे पास डी आई डोमेन है और एक डी जे डोमेन है। ये दोनों दो डोमेन है और डोमेन रिंग्स हैं, मतलब इनको रिप्रेजेंट इस तरह से रिंग्स में किया गया है। अब इन्होंने बोला इफ जे लेस देन आई देन डी जे इज अ सबसेट ऑफ डी आई। अब आप इस तरह से एग्जांपल इसकी ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास रिंग जीरो है उसको हम कह सकते हैं कि ये रिंग डी जे है हमारे पास, और जो रिंग वन है वो हमारे पास डी आई है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि रिंग जीरो में जो भी प्रोसेस या रन हो रहा है, जो भी एग्जीक्यूशन वो कर रहा है, रिंग वन उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो रिंग जीरो है वो रिंग वन के प्रोसेसेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ये रिंग हमारे पास ना सेगमेंट्स में डिवाइड हुए होते हैं। जो रिंग जो अंदर वाली साइड पर होता है उसके पास ना ग्रेटर एक्सेस होता है सेगमेंट के लिए देन द हायर रिंग्स। अब जो हमारे पास ये वाला जे था और ये वाला आई था, मतलब जे जो है वो छोटा होगा, तो इस बात का कहने का मतलब यही है कि जो डी जे है हमारे पास वो हमारे पास सबसेट होगा इस रिंग वन का। जो ये रिंग जीरो है ये हमारे पास सबसेट है रिंग वन का। ये डी जे है हमारे पास और ये वाला हमारे पास डी आई है। अगर जो जे है वो आई से छोटा है, मतलब आई जो है वो डी इस जीरो वाले के सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, उन्हें एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो जे है वो आई को एक्सेस नहीं कर सकता। और इसमें हमारे पास एक स्पेसिफाइड रेंज होती है जिसमें रह के वो काम करता है सारा। इसके बाद हमारे पास मल्टिक्स के बेनिफिट्स हैं और लिमिट्स हैं। इसके पास बेनिफिट्स में हमें वो ये चीज़ बताता है कि जो मल्टिक्स है वो हमारे पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है रिंग्स की फॉर्म में, उसमें एक ऑर्डर होता है, उसके मुताबिक वो सारा काम करता है। और उसकी लिमिट्स इस तरह से हैं कि उसमें नीड टू नो का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि एक स्ट्रिक्ट है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स डी जे में एक्सेस हो रहे हैं वो डी आई में एक्सेस हो सकते हैं अगर हमारे पास जे जो है लेस देन आई हो। मतलब अगर डी जे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काम कर रहे हों और डी आई जो है वो उन्हें एक्सेस कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आई है वो जे से बड़ा है। बट देन एवरी सेगमेंट एक्सेसिबल इन डी आई आल्सो एक्सेसिबल इन डी जे। इसमें यही बात बताई गई है कि जो डी आई जो प्रोसेस एक्सेस कर सकता है वो डी जे में भी एक्सेस कर सकता है, मतलब डोमेन आई जो है वो डोमेन जे को एक्सेस कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सेस मैट्रिक। उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में हो जाती है। जो रोज होती हैं वो हमारे डोमेन्स को रिप्रेजेंट करती हैं और जो कॉलम्स होते हैं हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि यहाँ हमारे पास डोमेन होती है और साथ हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट होता है जो कि सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब देख लें कि ये जो हमारे पास रोज हैं ये सारी यहाँ पास डोमेन्स हैं कि प्रोसेसेस, मतलब ये सारे हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो कि फाइल। अब ये हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें बात ये हो रही है कि जो ये डी वन प्रोसेस है, डी वन में जो डोमेन है इसमें जो प्रोसेस है वो फाइल वन को रीड कर सकता है, ये उसके पास इसका एक्सेस राइट है। और जो हमारे पास F3 है, F3 जो हमारे पास डोमेन है इसमें जो प्रोसेस है वो फाइल वन को रीड कर सकता है, ये उसके पास इसका एक्सेस राइट है। और जो हमारे पास F4 है, F4 जो हमारे पास डोमेन है इसमें जो प्रोसेस है वो फाइल वन को रीड कर सकता है, ये उसके पास इसका एक्सेस राइट है। और जो हमारे पास
वो हमारे पास रीड कर सकता है। F3 जो है उसको रीड किया जा सकता है D1 प्रोसेस से। सिमिलरली D3 जो डोमेन है हमारे पास, इसमें जो प्रोसेस है वो फाइल 2 को रीड कर सकता है एंड सो ऑन। यूज ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स। एक्सेस मैट्रिक्स किस तरह से यूज होता है? इसमें ये बात है कि इफ अ प्रोसेस इन डोमेन डी आई ट्राइज टू डू ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट ओ जे, अगर कोई प्रोसेस है डोमेन डी आई में, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है ऑब्जेक्ट ओ जे में, तो वो जो ऑपरेशन होगी वो एक्सेस मैट्रिक्स में लाजमी होगी। मतलब कोई भी ऑपरेशन है, जैसे कि हमारे पास ये D1 जो है वो रीड करना चाहता है फाइल 1 से, तो ये इसके पास इसका एक्सेस राइट होगा तो ही वो उसको रीड कर सकता है। यूजर हु क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स कैन डिफाइन एक्सेस कॉलम फॉर दैट ऑब्जेक्ट। कोई एक यूजर है जिसने कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, वो उसके सारे एक्सेस कॉलम को बता सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के पास हमारे कौन कौन से एक्सेस राइट्स हैं। मतलब जो जो उनसे भी राइट्स हैं, कौन सी डोमेन क्या यूज करी है, कौन सी डोमेन क्या एक्सेस करी है, कौन सी क्या एक्सेस करी, वो सारा उसमें डिफाइंड होता है। अब उसमें हमारे पास 4 तरह की चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑनर आता है हमारे पास। ऑनर हमारे पास क्या काम करता है कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट था F1, वो उसके पास उसके कॉलम में एक ऑनर का एक्सेस राइट था जो कि डोमेन 1 में था। अब उस ऑनर में उसका कॉन्सेप्ट ये है कि या तो ये कुछ एक्सेस राइट्स उसको दे भी सकता है और कुछ एक्सेस राइट्स को उससे रिले भी सकता है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम वो और तरह के ऑपरेशंस लगा भी सकते हैं और हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें, जैसे कि अब इसमें D1 में उसने क्या काम किया है कि जो D3 में उसके पास एग्जीक्यूशन का एक्सेस राइट था F1 का, ऑनर ने उससे वो ले लिया, मतलब उसको रिमूव कर दिया और यहाँ पर राइट का ऑनर उसने एक्सेस राइट दे दिया है और सिमिलरली यहाँ पर भी उसने एक्सेस राइट दे दिया है। उसके बाद हमारे पास आती है कॉपीराइट का। कॉपीराइट फ्रॉम ओ आई टू ओ जे। हाँ, ऑनर हमारे पास ये काम भी करता है कि वो विद इन द सेम कॉलम काम करता है। वो किसी एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जा सकता है, लेकिन वो किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इस तरह से नहीं जा सकता। अब हमारे पास जो है कॉपीराइट, वो डिनोट किया जाता है स्टैरिक से। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जहाँ पर जैसे डोमेन 2 में एक एक्सेस राइट मिला हुआ था उसे फाइल 2 का कि वो उसे रीड कर सकता है। अब उसने उस फाइल को कॉपी करना है विद इन द सेम कॉलम किसी दूसरे डोमेन के अंदर। अब वो क्या काम करेगा कि उसको कॉपी कर देगा। अगर ये स्टार से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है तो उसका मतलब इसके पास ये एक्सेस राइट है कि वो किसी तीसरी डोमेन में या किसी और दूसरे डोमेन में उसको कॉपी कर सकता है। जैसे उसने इस विद इन द सेम कॉलम ये काम किया कि उसने रीड को नीचे कॉपी कर दिया है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ये काम कर सकते थे, राइट को किसी भी डोमेन में हम राइट कर सकते थे। अब इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं कि अगर तो हमारे पास स्टैरिक जो है वो ओरिजिनल डोमेन से रिमूव हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डोमेन 3 जिसमें वो जाकर प्लेस किया गया है, वो उसमें रिमूव, उसने उसको कॉपीराइट नहीं किया, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन अगर हमारे पास जो स्टैरिक है वो रिमूव ना हो और किसी तीसरी डोमेन में जाकर भी स्टैरिक को प्लेस ना करे और यहाँ पर स्टैरिक लगा हो, तो इसका मतलब ये कि इसने कॉपीराइट किया है। अब ये डोमेन 3 से फर्दर प्रोपोगेट नहीं कर सकता, ये जस्ट डोमेन 2 में ही रहेगा और डोमेन 2 से प्रोपोगेट कर सकता है। डोमेन 3 में यूज हो जाएगा लेकिन ये फर्दर प्रोपोगेट नहीं कर सकता। एक इसमें ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर वो स्टैरिक के साथ प्लेस होता है तो मतलब वो फर्दर प्रोपोगेट कर सकता है। ये ट्रांसफर का यही कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पर बताया गया है। अब उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल हमारे पास क्या काम करता है उसकी भी एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। कंट्रोल भी हमारे पास यही काम करता है कि अब डोमेन 2 जो हमारे पास थी उसके पास कुछ एक्सेस राइट थे लेज़र प्रिंटर में कि वो प्रिंट कर सकता है। उसके बाद उसका ये कॉन्सेप्ट है कि वो किसी दूसरे डोमेन में स्विच तो कर जाएगा लेकिन वो साथ साथ उसमें कंट्रोल भी करेगा उस डोमेन को। अब D2 जो है वो डोमेन 4 को ऊपर जितने भी हमारे पास सारे काम हो रहे थे वो विद इन द सेम कॉलम हो रहे थे। अब ये जो है किसी एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जा रहा है लेकिन उसके सारे एक्सेस राइट्स को कंट्रोल भी कर सकता है। डोमेन 2 जो है वो हमारे पास डोमेन 4 में जाकर उसको कंट्रोल कर सकता है।
इसमें स्विच का कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि डोमेन 2 जो है वो डोमेन 3 में भी स्विच कर सकता है, डोमेन 4 में भी स्विच कर सकता है अपनी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद। सिमिलरली डोमेन 4 जो है वो जस्ट डोमेन 1 में स्विच कर सकता है। ये कोई 4-5 चीज़ें थी हमारे पास जो इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यूज़ ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स। एक्सेस मैट्रिक्स का यूज़ क्या है हमारे पास? एक्सेस मैट्रिक्स जो है उसमें उसका एक मैकेनिज्म इस तरह से है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सेस मैट्रिक्स प्लस रूल। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक्सेस मैट्रिक्स को प्रोवाइड करता है और उसमें कुछ उसके डेफिनेट रूल्स हैं। इट इंश्योर्स दैट द मैट्रिक्स इज ओनली मैनिपुलेटेड बाय ऑथराइज एजेंट। जो ऑथराइज एजेंट है वही उस मैट्रिक्स को मैनिपुलेट कर सकता है और ये रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड हैं। मतलब उन्हीं रूल्स की बेस पे वो काम करेगा। उसकी पॉलिसी क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट ने उसके पास ऑब्जेक्ट्स के पास डिफरेंट मॉड्स हैं, मतलब रीड है, राइट है, ये सब कुछ हमारे पास एक्सेस राइट्स होते हैं सारे। वो हमें यही बताता है कि कौन से ऑब्जेक्ट कौन से प्रोसेस ने क्या एक्सेस किया है, किस ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया और किस मॉड में एक्सेस किया है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक्सेस राइट्स के यूज़ हैं। ये हमारे पास वही एग्जांपल्स हैं सारी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। अब इसमें हमारे पास आता है कि हम एक्सेस मैट्रिक्स की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। उसमें हमारे पास 4 तरह के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है हमारे पास ग्लोबल टेबल। हम उसको ग्लोबल टेबल की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से? उसको एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। डोमेन, उसका ऑब्जेक्ट, मतलब डोमेन जो प्रोसेस है हमारे पास इस डोमेन में, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास मतलब रिसोर्सेज और उसके राइट्स, ये हमारे पास एक टेबल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जब हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है किसी डोमेन में, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है या उसको रिक्वेस्ट करना होता है, तो हमें वो सारे टेबल को उसमें से सर्च करना पड़ता है। वो सारी जो ऑपरेशन है वो उस जो उसके पास जो रिसोर्सेज है जिस ऑब्जेक्ट के पास, वो सारे उसमें बिलोंग होने चाहिए सारे। बट जो टेबल होता है वो बट टेबल कुड बी लार्ज एंड वॉन्ट फिट इन मेन मेमोरी। टेबल जो है वो हमारे पास बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से वो मेन मेमोरी में फिट नहीं होता। ये वजह है कि ये जो हमारे पास इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है ग्लोबल टेबल के बारे में, किस की तरह इम्प्लीमेंटेशन अगर हम ग्लोबल टेबल से करें तो ये इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। और ये हमारे पास एक इतनी अच्छी अप्रोच इस वजह से भी नहीं है क्योंकि ये जो इसमें ग्रुपिंग है वो भी अच्छी तरह से नहीं हो सकती। मतलब कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो हर किसी ने एक्सेस करने हैं, तो मतलब उसके लिए हमें फिर एक हर डोमेन के लिए एक एंटिटी डालनी पड़ती है। मतलब उसमें हर एक एंटिटी रिप्रेजेंट करती है कि ये इसने इसने भी इसको एक्सेस किया है, इसने भी इसको एक्सेस किया है, इसने भी किया है। तो इस वजह से हमारा टेबल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। ऑप्शन 2 हमारे पास है कि एक्सेस लिस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट के लिए हम एक एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इससे अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से डोमेन उस ऑब्जेक्ट्स के एक्सेस राइट्स को, मतलब उनके जितने भी उसके एक्सेस राइट्स हैं उनको एक्सेस कर रहा है। डोमेन 1 जो है, जैसे वो ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है वो F1 है हमारे पास, वो उस F1 को रीड भी कर सकता है, उसको राइट भी कर सकता है। डोमेन 2 है वो रीड भी कर सकता है और जो डोमेन 3 है वो भी रीड कर सकता है। ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सारा रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर एक्सेस लिस्ट होती है, एक्सेस लिस्ट क्रिएट हो जाती है ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद इसमें हमारे पास वो जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एक्सेस राइट्स होते हैं जस्ट उसी को एक्सप्लेन करता है, मतलब उसी को लिस्ट डाउन करता है, दूसरों को नहीं करता। जैसे डोमेन 1 में सिर्फ रीड और राइट कर सकता था, तो जस्ट उसको वही बताता है। अब जो थर्ड अप्रोच है वो हमारे पास है कैपेबिलिटी लिस्ट का। अब इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास आता है कैपेबिलिटी लिस्ट का। कैपेबिलिटी लिस्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है? ये पीछे हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड थी जो कि एक्सेस लिस्ट थी, अब ये डोमेन बेस्ड होती है। मतलब एक डोमेन कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस राइट ले रही है, वो उनको एक्सेस कर रहा है। जैसे कि एक डोमेन थी, फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते कि वो D1 थी, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट F1 से रीड कर सकती है, F4 से रीड राइट एंड एग्जीक्यूट भी कर सकती है, उसको रीड राइट एंड एग्जीक्यूट डिलीट एंड कॉपी कर सकती है F5 को। और ये जो ऑप्शन थी है, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड लिस्ट इज डोमेन बेस्ड। ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं होती, ये डोमेन बेस्ड होती है। कैपेबिलिटी लिस्ट फॉर डोमेन इज द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद ऑपरेशंस अलाउ ऑन देम। जैसे कि हमारे पास यहाँ है कि बहुत सारी लिस्ट है ऑब्जेक्ट्स की, उस पर हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट ऑपरेशन है, और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नेम और एड्रेस कॉल्ड कैपेबिलिटी।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नेम और एड्रेस से हमारा रिप्रेजेंट हो तो उसको हम कैपेबिलिटी कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हमारे पास ये आती हैं कि ये हमारे पास प्रोटेक्टेड होती है। दूसरी बात इसकी ये है कि ये ओएस इसको मेंटेन कर देता है, और एक्सेस इनडायरेक्टली होती है। वो किस तरह से कि जो हमारे पास कोई एड्रेस स्पेस होती है किसी भी प्रोग्राम की, वो मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अब उनमें से कोई ना कोई एटलीस्ट एक ऐसा ज़रूर होता है जो प्रोग्राम खुद उसको इटसेल्फ उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो इनएक्सेसिबल होती है। दैट्स वाई तब उसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। और उसके बाद ऑप्शन 4 में हमारे पास है लॉक एंड की। इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन एक्सेस लिस्ट एंड कैपेबिलिटी लिस्ट, मतलब कि एक्स में एक्सेस लिस्ट भी होती है और कैपेबिलिटी लिस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये बनाया गया। इसमें क्या ऑप्शन है कि ईच ऑब्जेक्ट हैज़ लिस्ट ऑफ यूनिक बिट पैटर्न। ये हमारे पास ये है कि ईच ऑब्जेक्ट हैज़ लिस्ट ऑफ यूनिक बिट पैटर्न, के एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एक लिस्ट ऑफ यूनिक बिट पैटर्न, मतलब उसका एक यूनिक बिट पैटर्न होता है जिसको हम लॉक्स बोलते हैं। और जो एक डोमेन होता है उसका भी इस तरह से यूनिक बिट पैटर्न होते हैं जिसे हम कीज बोलते हैं। प्रोसेस हमारे पास किसी डोमेन में ऑब्जेक्ट को तभी एक्सेस कर सकता है अगर उसकी की जो है वो उसकी किसी एक लॉक से मैच कर जाए। अगर वो उससे मैच कर जाती है तो फिर वो उसको एक्सेस कर लेता है इजीली। उसके बाद हमारे पास इनकी इम्प्लीमेंटेशन का कंपैरिजन है। वो क्या है कि जो ग्लोबल टेबल है वो हमारे पास सिंपल ज़रूर है बट वो हमारे पास लार्ज हो सकता है। और जो एक्सेस लिस्ट है हमारे पास, इसमें क्या चीज़ होती है कि इसमें हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में इसमें एक्सेस राइट्स को बताया जाता है। और कुछ हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं और उनके एक्सेस राइट्स होते हैं जो हमारे पास स्लो हो जाते हैं। हर एक्सेस को हमें चेक करना होता है जिसकी वजह से वो हमारा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। और कैपेबिलिटी लिस्ट यूज फॉर लोकलाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ गिवन प्रोसेस बट एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज कैन बी इनएफिशिएंट। कैपेबिलिटी लिस्ट हमारे पास यही काम करती है कि वो डोमेन बेस्ड होती है, उसमें हमारे पास रेवोकेशन कैपेबिलिटीज जो है वो इनएफिशिएंट है। अब रेवोकेशन क्या होती है कि हमने कोई चीज़ रिमूव करनी हो किसी एक्सेस राइट से, तो वो हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। लॉक की इफेक्ट, लॉक की हमारे पास इफेक्टिव होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है क्योंकि वो एक डोमेन से मतलब वो कीज के थ्रू पास हो सकती है। उसमें रेवोकेशन बहुत इजी हो जाती है। कुछ सिस्टम्स हमारे पास ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं एक्सेस लिस्ट का भी, और साथ में हमारे पास कैपेबिलिटी लिस्ट भी यूज़ करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। वो किस तरह से यूज़ करते हैं? फर्स्ट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले वो एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं जिसमें से हमारे पास एक एक्सेस लिस्ट जो होती है वो फिर सर्च होती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसमें उसकी सारी लिस्ट जो है उसको सर्च करता है। अगर वो उसको अलाउ कर देता है कि वो उसमें सर्च करे तो फिर वो एक कैपेबिलिटी क्रिएट कर देता है। हर एक डोमेन की एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है और फिर वो उस डोमेन के प्रोसेस से अटैच हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। एडिशनल एक्सेस नीड नॉट टू बी चेक। एडिशनल जितने भी एक्सेस होंगे हमें उन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो उसका लास्ट एक्सेस कंप्लीट कर देता है तो फिर जो हमारे पास कैपेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो किस तरह से, जैसे हम बुक पे पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्लास होती है, जब उस क्लास में ऑब्जेक्ट जो है वो सारे फंक्शंस को कॉल कर लेता है तो उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हमारे पास हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसने सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया। तो अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फाइल्स है। एक फाइल के लिहाज से ये सारा हमारा सिस्टम होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक्सेस कंट्रोल है जिसमें बताया गया है कि प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाई टू नॉन फाइल रिसोर्सेज। नॉन फाइल रिसोर्सेज पर भी हमारी प्रोटेक्शन अप्लाई हो सकती है। जो सोलारिस 10 है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि प्रोवाइड करता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC टू इम्प्लीमेंट लीस्ट प्रिविलेज। लीस्ट प्रिविलेज मैंने आपको प्रिंसिपल्स में भी बताया था कि लीस्ट प्रिविलेज हमारे पास क्या होती है कि जो प्रोसेस है उसे जोन से रिसोर्सेज चाहिए और बस उसको वही रिसोर्सेज जो है वो दिए जाएंगे। तो RBAC हमारे पास यही काम करता है। और इसमें जो है ना उसके पास प्रिविलेज होता है, उसके पास वही राइट्स होते हैं कि वो अपनी सिस्टम कॉल्स जो उसने रिक्वेस्ट की हैं उन सबको वो एग्जीक्यूट कर सके और उसमें कोई भी ऑप्शंस को यूज़ कर सके।
और इस तरह से वो प्रोसेस को एक्साइन किया जाता है और वो पासवर्ड के थ्रू उसके सारे प्रिविलेजेस अपने ले लेता है। सिर्फ एक्सेस मैट्रिक्स में भी हमारे पास यही काम होता है कि हमें जो से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो उसको एक्सेस बता देते हैं कि कौन सी डोमेन में मतलब इस प्रोसेस को हमारे कौन से ऑब्जेक्ट के कौन कौन से राइट्स चाहिए और ये सब कुछ उसमें बता दिया जाता है। अब जैसे कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड सोलारिस 10, ये देखें इसमें इस तरह से काम करती है कि जैसे कि एक प्रोसेस है उसने एग्जीक्यूशन करनी है, मतलब वो उसने एग्जीक्यूट होना है। वो क्या करता है कि कुछ उसके प्रिविलेजेस हैं वो एक रोल में उसको रिस्ट्रिक्ट कर कर उस यूज़र को एलोकेट करता है जो यूज़र उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमारे पास यही काम होता है कि वो सारे प्रिविलेजेस एक यूज़र को एलोकेट करने के लिए वो सारे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक रोल में। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रेवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट। रेवोकेशन में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि वेरियस ऑप्शंस टू रिमूव एक्सेस राइट्स ऑफ अ डोमेन इन टू एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस राइट मतलब जो एक डोमेन में प्रोसेस को जो एक्सेस राइट्स दिए गए हैं किसी ऑब्जेक्ट के, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। हम उसको इमिडिएटली भी रिमूव कर सकते हैं, डिले करके भी रिमूव कर सकते हैं। सिलेक्टिव वर्सेस जनरल, मतलब जो यूजर्स हैं वो उन सबको भी सिलेक्ट उसको अफेक्ट कर सकता है और कुछ सिलेक्टिव को भी अफेक्ट कर सकता है। और मतलब सिलेक्टिव यूजर्स को टोटल वर्सेस पार्शली, मतलब सारे एक्सेस राइट्स को भी अफेक्ट कर सकता है और उसकी किसी सबसेट को भी अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेरी भी कर सकता है और परमानेंटली भी कर सकता है। अब एक्सेस लिस्ट में हमारे पास रेवोकेशन किस तरह से होती है, मतलब हमने 4 ऑप्शंस पढ़े थे, एक ग्लोबल टेबल पढ़ा था, एक्सेस लिस्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने यहाँ पर कैपेबिलिटी लिस्ट पढ़ी थी और कीज के मुताबिक पढ़ा था। अब जो एक्सेस लिस्ट है उसमें यहाँ पर रेवोकेशन किस तरह से होती है, डिलीट एक्सेस राइट्स फ्रॉम एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट में से हम उसके एक्सेस राइट को डिलीट कर देते हैं। एक्सेस लिस्ट हम लोग सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सेस लिस्ट को हम सर्च करते हैं और उसकी एंट्री को फिर रिमूव कर देते हैं। ये इमीडिएटली भी काम कर सकता है और इन सभी तरह से ये काम कर जाता है। उसके बाद हमारे पास काम करती है कि कैपेबिलिटी लिस्ट में हम रेवोकेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। कैपेबिलिटी लिस्ट में से हमारे पास रेवोकेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, मतलब कुछ स्कीम्स हैं जिनके बेस पे वो काम करता है। अब वो 4 तरह की स्कीम्स है कि किस तरह से वो काम करती है। सबसे पहले हमारे पास आती है री एक्विजिशन, पीरियोडिक डिलीट विद रिक्वायर एंड डिनाई इफ रिवोक्ड। इसमें क्या काम करता है कि हर डोमेन में जो एक कैपेबिलिटी है उसको वो पीरियोडिकली सारे डिलीट करता है, एक ही करके सारे डिलीट करता है। अगर हमारे पास कोई कैपेबिलिटी लिस्ट को हम मतलब सर्च करने की कोशिश करते हैं तो जब वो डिलीट हो चुकी होती है और रिवोक हो चुकी होती है तो वो उसे फिर वो नहीं मिलता, उसको फिर यूज़ नहीं कर सकता कोई प्रोसेस। बैक पॉइंटर्स हमारे पास ये काम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स होते हैं, उन लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स की हेल्प से हम जो है कैपेबिलिटीज को रिवोक कर सकते हैं। इनडायरेक्शन हमारे पास क्या काम करती है, इनडायरेक्टली काम करती है। जैसे कि एक कैपेबिलिटी है, एक मिनट, जैसे कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी है किसी डोमेन की, वो पहले डायरेक्टली पॉइंट करती है हमारे ग्लोबल टेबल को, और ये जो टेबल है ये डायरेक्टली पॉइंट करता है हमारे ऑब्जेक्ट। जब कैपेबिलिटी हमारे पास जो एंट्री रिमूव होती है वो यहाँ ग्लोबल टेबल में से रिमूव हो जाती है। जब कैपेबिलिटी कभी उसको सर्च करने की कोशिश करती है तो वो यहाँ पर उसको एक गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड कर देती है, मतलब जब वो रिमूव हो चुकी हो तो फिर वो मैच नहीं होती, मतलब वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर फिर गार्बेज वैल्यू रखती जाती है, मतलब वो वहाँ से डिलीट हो चुकी होती है। और इस तरह से यहाँ इनडायरेक्टली जो है इन सारे को रिमूव कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, वो आता है कीज का। ये हमारे पास क्या काम करती है कि एक जो कैपेबिलिटी है उसकी एक स्पेसिफिक की होती है और जो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है कीज में, उसकी एक मास्टर की होती है और सिमिलरली कैपेबिलिटी की भी एक हमारे पास यूनिक मास्टर की होती है। अब हमारे पास जो
लोकेशन होती है वो मास्टर की में होती है, मतलब हम उसको वहाँ से डिलीट कर देते हैं, जो भी हमें एक्सेस राइट हम उसको डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। और अगर कैपेबिलिटी की यूनिक की उस मास्टर की से मैच करने की कोशिश करें, अगर वो मैच हो जाती है तो वो उसमें एक्सेस कर सकता है उसकी ऑपरेशंस को। अगर वो मैच ना हो तो वो इनवैलिड आ जाता है कि मतलब उसने वो एक्सेस राइट वहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास है कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम और लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम को। इसमें दो तरह के एग्जांपल हैं, एक है हाइड्रा की एग्जांपल और एक है कैम्ब्रिज कैप सिस्टम। हाइड्रा में हमारे पास क्या होता है, फिक्स सेट ऑफ एक्सेस राइट्स होते हैं इसके पास, मतलब कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट ईच मेमोरी सेगमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है और इंटरप्ट कर सकता है सिस्टम से। अब इसमें एक ऑक्सिलरी राइट का कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह से है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट होता है तो उसमें जितनी भी हमारे पास ऑपरेशंस होती है वो उसके ऑक्सिलरी राइट्स होते हैं। और हमारे पास जब कोई प्रोसेस किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है तो जितने भी उसकी ऑपरेशंस उसमें मतलब ऑब्जेक्ट्स में परफॉर्म हो रही हैं, उस प्रोसेस की कैपेबिलिटी उस ऑब्जेक्ट के एक्सेस राइट्स को होल्ड कर लेती है। इस तरह से जो हमारा एक्सेस राइट है वो कंट्रोल हो जाता है इसमें। इसमें ये यूज़र डिफाइंड भी होता है और सिस्टम डिफाइंड भी होता है। इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, इंटरप्रिटेशन, वो यूज़र डिफाइंड राइट्स पे होती है। ये सॉली यूज़र प्रोग्राम्स जो है वो खुद इसको परफॉर्म करते हैं और ये प्रोसीजरली सारा जो है डिफाइन होता है। इसमें डोमेन के प्रोसीजर को वो इम्प्लीमेंट करता है और इन प्रोसीजर्स की बिना पर हम लोग ऑब्जेक्ट के एक्सेस राइट को ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैम्ब्रिज कैप सिस्टम हमारे पास सिंपल है लेकिन वो पावरफुल है, क्योंकि उसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक डाटा कैपेबिलिटी आ जाती है और एक आती है हमारे पास सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी। डाटा कैपेबिलिटी में हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो माइक्रो कोड में हो जाती है, मतलब कैप मशीन के अंदर, लेकिन जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी होती है उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कैम्ब्रिज कैप सिस्टम और हाइड्रा में हमारे पास डिफरेंस ये है कि इसमें हाइड्रा में हमारे पास लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाती है, लेकिन जो कैम्ब्रिज है उसमें हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं होती। लैंग्वेज बेस्ड प्रोटेक्शन हमारे पास इस तरह से होती है कि यूज़र लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन या उसके फीचर्स को यूज़ करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर। लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कैन प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन। ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट के लिए, इससे यहाँ पास प्रोटेक्शन होती है, लेकिन जब हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल ना हो। इसके बाद हमारे पास आती है प्रोटेक्शन इन जावा 2। जावा 2 में किस तरह से प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन इज हैंडल्ड बाय द जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू हम लोग प्रोटेक्शन को हैंडल करते हैं। इसमें हमारे जावा कोड होते हैं और दूसरे कोड्स भी रन हो जाते हैं जावा वर्चुअल मशीन में। A class is assigned a protection domain when it is loaded by the JVM। जब कोई प्रोटेक्शन डोमेन हमारे पास JVM में लोड हो तो वो फिर क्लास जो है उसको असाइन की जाती है। The protection domain indicates what operation the class can or cannot perform। ये जो प्रोटेक्शन डोमेन है ये हमें ये बताती है कि जो ऑपरेशन है वो क्लास परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती। ये प्रोटेक्शन हमें वो चीज़ इंडिकेट करती है। अगर हम कोई लाइब्रेरी मेथड उसमें ऐड करें प्रिविलेज ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी प्रिविलेजेस को यूज़ करने के लिए हम कोई लाइब्रेरी ऐड करते हैं तो स्टैक इज इंस्पेक्टेड। ये जो स्टैक है हमारे पास वो इंस्पेक्ट हो जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि उस लाइब्रेरी ने जो काम क्या लाइब्रेरी ने हमारे पास काम किया है या नहीं किया। अब इसकी यहाँ पर ये इंस्पेक्शन स्टैक इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया है। ये एक टेबल हमें बता रहा है कि इसमें तीन तरह की प्रोटेक्शन डोमेन है, एक अनट्रस्टेड एपलेट, एक यूआरएल लोडर एंड एक नेटवर्किंग है। इनकी एक सॉकेट परमिशन है, इनकी बिना पर वो सारा काम करता है कि अनट्रस्टेड एपलेट को कोई सॉकेट परमिशन नहीं दी हुई और जो यूआरएल है उसके पास एक सॉकेट परमिशन जिससे वो कनेक्ट है और जो नेटवर्किंग है उसको हम कोई भी दे सकते हैं। अब ये इनकी एक स्पेसिफिक क्लास है, इसकी GUI है, इसकी गेट है और इसकी ओपन है।
अब यहाँ पर एक गेट का फंक्शन में हमारे पास यूआरएल को गेट किया गया है और उसके बाद हमारे पास जो उसका एड्रेस था उसको ओपन किया गया है। ये इस तरह से काम कर रहा है अनट्रस्टेड एप्लेट। और जो यूआरएल लोडर है उसमें हमारे पास यूआरएल एज एन आर्गुमेंट पास हुआ है गेट के फंक्शन में, और जिसके बाद हमारे पास एक कंडीशन चेक हो रही है, और ये कंडीशन चेक होने के बाद हमारे पास जो वेबसाइट प्रॉक्सी है वो हमारे पास ओपन होती है। और उसके बाद जो नेटवर्किंग है उसमें हमारे पास ADDR एड्रेस हमारे पास एज एन आर्गुमेंट पास हुआ है, और उसके बाद उसकी परमिशन को चेक करता है और उससे कनेक्ट कर देता है। ये हमारे पास थी प्रोटेक्शन।